Children, let's start to compare this. F.W. Taylor and Henry Fayol के principles में क्या similarities हैं, क्या differences हैं, children? As I said, Mr. so-called F.W. Taylor was more concerned with factory system, and Henry Fayol was more concerned with the office system. Is that clear? Is that clear? याद कैसे रखेंगे सर ये बात? इसके नाम में टेलर लगा है. टेलर मतलब जहां मशीन होती है, स्विंग मशीन, तो इसको फैक्ट्री मान लीजिएगा. इज दैट क्लियर? ऑफिस की स्पेलिंग में एफ होता है, तो इसको ऑफिस मान लीजिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा. चलिए, तो ये चाहते थे कि प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़े. इनका मानना था कि भाई अगर ऑफिस ठीक से मैनेज होगा, हर इंसान को उसका काम ठीक से बता दिया जाए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. मतलब ये पतंग उड़ा रहे थे, ये नीचे से आके काट के चले गए. इज दैट क्लियर? तो मैथ्स का टीचर कहता है ढेर सारे मैथ्स के सवाल कर लो, वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगी. इंग्लिश का टीचर कहता है पहले इंग्लिश पढ़नी सीख लो, वर्ड प्रॉब्लम कर पाओगे. तो ये है इंग्लिश के टीचर जो कह रहे हैं स्टडी इंग्लिश, वर्ड प्रॉब्लम्स इज अ पीस ऑफ केक. ये कह रहे हैं डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. तो मेरे से जब बच्चे बोलते हैं सर वो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो और कितने क्वेश्चन लगा लें, मैंने कहा कितने भी लगा लो हाल वही रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्वेश्चन समझने में है, सोल्यूशन में नहीं है. तो थोड़ी अंग्रेजी समझो पहले, थोड़ी मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, तब जाके अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. लॉजिक अंडरस्टूड? दोनों का फोकस समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो F.W. टेलर साबित हो गए पापा, और हेनरी फेयोल साबित हो गई मम्मी. शी हैज टू एंश्योर कि घर में सब चीजें सही से मैनेज्ड हो, और पापा वर्किंग एज सो कॉल्ड मोर एज पॉसिबल सो एज टू गिव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द फैमिली. समझ में आ गया? डन? कोई फोटो तो नहीं बनाने लग गया इन दोनों की? पता लगा लोग सर स्केच भी बना लेते हैं थोड़ा सा. चलिए, लिख दिया. शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, किस चीज पे एम्फेसिस था? मैंने पहले ही बोला आपको, ये फैक्ट्री वाले पे थे और ये जनरल मैनेजमेंट ऑफिस पे थे. फाइन, समझ गए? पक्का? तो टेलर साहब चाहते थे कि फैक्ट्री में लोगों का आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो. इनकी गलती नहीं थी, एडम स्मिथ के जमाने के रहे होंगे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1776 के बाद के, ये 1800 समथिंग देखे थे. तो उस समय ज्यादातर काम फैक्ट्रीज में होता था, सर्विस सेक्टर कोई बहुत ज्यादा पनपा नहीं था. ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब और बढ़ा, तब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा लोगों ने रिस्क फेस किया, तो लोगों ने इंश्योरेंस स्टार्ट किया. तो ये बाय डिफॉल्ट था. वजह यही थी, लिखा हुआ था भगवत गीता में, हेनरी फेयोल का जन्म F.W. टेलर के थोड़े बाद ही होगा. इज दैट क्लियर? समझ गए? चलिए, लेट्स मूव फर्दर. यूनिटी ऑफ कमांड. अब यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड ज्यादा अच्छा था बच्चों. इन्होंने बस ये बताया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक सुपीरियर के नीचे कितने भी सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, बट एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन एक सुपीरियर से मिलना चाहिए. देन व्हाट वाज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? एक हेड को एक ही प्लान दो. अगर एक इंसान को 4 काम करने को बोल दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो अगर मेरे को बोला गया कि भाई आपको मार्केटिंग देखनी है, प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है. आपको बोला गया कि आप प्रोडक्शन देखिए, मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है. किसी को बोला गया कि आप फाइनेंस के ऑपरेशन देखिए, आपको प्रोडक्शन और मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. फिर जब एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो इट इज टू बी सीन ओनली वन सुपीरियर शुड गिव द इंस्ट्रक्शन. दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. अब यूनिटी ऑफ कमांड फेयोल साहब ने बोला स्ट्रिक्टली फॉलो हो, बट अगर आपने F.W. टेलर के वो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 पॉइंट्स देखे होंगे, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, याद है? दैट वाज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. बेसिकली कैन टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 स्पेशलाइज्ड फोरमैन. अब 8 स्पेशलाइज्ड फोरमैन मतलब सर 8 into 4 32 लोग होंगे सर यहाँ पे. अरे ना भैया, फोरमैन मतलब जो ढेर सारा काम देखेगा, और ये फोरमैन एक्चुअली एक डिपार्टमेंट होता है. समझे इस बात को? नहीं समझे? ठीक, लिख लीजिए फास्ट. अंडरस्टूड ऑल 8 फोरमैन? चलिए, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट था चिल्ड्रन. एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज साइंस. इज दैट क्लियर? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड एज साइंस बेसिकली, बट हेयर इट इज ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. तो इनके पास ठोस रिसर्च था अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को साबित करने के लिए. इनके पास सिर्फ और सिर्फ बातें थी, प्रवचन थे.
तो ये सर थोड़े से कृष्ण जी लग रहे हैं, सबको सो कॉल्ड टहलाए घुमाए, गॉट इट क्लियर, बट इनके पास ठोस सबूत थे, तो इनको एसीपी प्रद्युमन और दया भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बेचारे फंस जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ही वॉज हैविंग सम सुपरमिसी। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? कॉपी कर लीजिए, यहां पे लिख जरूर लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। एप्लीकेबिलिटी, फ्यूल साहब के प्रिंसिपल तो हर जगह अप्लाई होंगे, बट दीज विल बी अप्लाइड ओनली इन स्पेशलाइज्ड कंडीशंस लाइक फैक्ट्रीज ओनली। तो अगर मैं आज की बात करूं 21st सेंचुरी की चिल्ड्रन, फैक्ट्री सिस्टम थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मशीन्स में ऑटोमेशन ज्यादा आ चुका है, रिपेयरिंग वगैरह का काम आजकल नेग्लिजिबल, इट इज प्लग एंड प्ले, सामान खराब हुआ फेंकिए और दूसरा ले आइए, क्योंकि मासिव प्रोडक्शन की वजह से चीजें बहुत सस्ती हो गई हैं। पहले वो टायर के अंदर एक ट्यूब लगी होती थी, लोग 2 4 8 पंचर तो बनवाते थे, अभी साइकिल में ट्यूब आ रही है, बट मैक्सिमम कार्स और टू व्हीलर्स में क्या हो गया है, ट्यूबलेस टायर हो गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि टायर अगर पंचर भी हो जाए तो अगर आप कील निकालेंगे तो चलता जाएगा, तो रिपेयरिंग का काम खत्म। तो इनके प्रिंसिपल्स का इस जमाने का एप्लीकेशन बहुत कम है, ज्यादा क्या अप्लाई होते हैं चिल्ड्रन, फ्यूल। ऐसा नहीं कि टेलर के प्रिंसिपल जीरो एप्लीकेबिलिटी है, नो नो नो, बट जहां पे हम बात करते हैं फैक्ट्रीज की, सिर्फ वहां पे ये अप्लाई होते हैं। इज दैट क्लियर? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसमें भी था, इसमें भी था। सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, इसमें भी था और इसमें भी था। सिर्फ वो जो इन्होंने 4 4 डिपार्टमेंट 8 फोरमैन क्रिएट किए थे, वो फ्यूल साहब ने क्रिएट नहीं किए, बस वहां पे ये बेटर थे, बाकी हर जगह बोलो फ्यूल बाबा की जय। समझ में आ गया? लिख दिया सबने? चलिए, पर्सनैलिटी, ये थोड़ा लगी लेबर छाप रहा है सर, देखने से मुंह देखिए इसका। अरे पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली साइंटिस्ट प्रवृत्ति के इंसान थे, इन्होंने की तो इंजीनियरिंग थी, बट ये ज्यादा काम ऑफिस मैनेजमेंट का ही करते थे। तो मतलब आपके स्कूल में मान लीजिए किसी को प्रिंसिपल बना दिया गया और वो बाबा एटॉमिक रिसर्च में साइंटिस्ट थे, फैमिली उनकी आपके शहर में रहती थी, इसलिए फैमिली के अट्रैक्शन में होम सिकनेस की वजह से वो वापस आ गए, तो आप बोलेंगे दैट आवर प्रिंसिपल इज अ साइंटिस्ट, तो इससे होगा क्या, वो ज्यादा से ज्यादा साइंस की एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे। बट अगर साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में एज अ डायरेक्टर भी जॉब करते थे, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी लेके आए हैं, तो वो पूरे स्कूल को बढ़िया कराएंगे, चाहे साइंस की एक्टिविटीज हो चाहे नॉन साइंस एक्टिविटीज हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ गए? चलिए चले आगे बच्चों। तो आपके स्कूल में बच्चों गेम्स स्पोर्ट्स ये सब होता होगा, अगर आपके स्कूल ने किसी नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर को हायर कर लिया, तो वो टीचर बास्केटबॉल सिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो इट इज साइंटिस्ट। बट अगर उस टीचर ने लेट अस से एमएड का प्रोग्राम कर लिया, या मान लीजिए वो एमपीएड कर लिया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ही कैन बिकम अ टीचर, वो हर गेम पे फोकस करेगा, ना कि किसी पर्टिकुलर गेम पे। तो पर्टिकुलर गेम पे फोकस है तो एफडब्ल्यू टेलर अप्रोच, और ओवरऑल है तो प्रैक्टिशनर अप्रोच, मतलब हेनरी फ्योल। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए कि आपकी मम्मी ओरिजिनली बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश को, तो घर में जब भी कुकिंग होगी, जब भी कुछ बढ़िया व्यंजन बनना होगा, क्या वो यूपी का खस्ता दम आलू या कचौड़ी बनाएंगी? नो, कौन सा व्यंजन बनेगा? हिमाचली। मान लीजिए कि भैया के लिए आप अपने चाइना से भाभी ले आए, तो घर में हमेशा शाम को नाश्ते में क्या मिलेगा? मोमोज ही मिलेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? जैसा देश वैसा भेस। तो मेरे को लगता है पढ़े लिखे ये ज्यादा थे, बट एम्फेसिस इनका ज्यादा, ब्रांड बिल्डिंग इन्होंने ज्यादा कर ली। वही है आईआईटी के बाद आईआईएम। समझ गए? चलिए, एक्सप्रेशन, इनकी थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन तथ्य देते थे। इन भाई साहब ने 5 10 जगह चीजों को देखा, बढ़िया हो रहा था, दुनिया के सामने बातें बोली, दुनिया मान गई, तो चलो अच्छा है। जैसे एमसीक्यू टेस्ट लेना है, 2 तरीके हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होगा? आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाऊं, उस सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन फीड कर दूं, उसके बाद बच्चों को ओएमआर शीट दे दूं, बच्चे ओएमआर पे उसको सर्कल करें, और एक स्कैनर खरीदूं 10,000 रुपए का, शीट डालता जाऊं एक तरफ से, मार्क्स सो कॉल्ड आते जाएंगे एक्सेल फाइल में। इट इज साइंटिफिक। जुगाड़ क्या है? पीडीएफ बना के आपको दे दिया जाए, पूरे पेपर की बचत।
आप उसको अपने पास रिकॉर्ड में रखें हमेशा गूगल क्लासरूम में, कॉपी में ABCD कर लें। इज दैट क्लियर? और उसके बाद गूगल फॉर्म में ग्रिड बना ली और आंसर आ गया। जीरो कॉस्ट मतलब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, ये कहावत सुनी होगी आपने। तो इट इज व्हाट? जनरल थ्योरी। एक दो कोलीग्स को मैंने बताया, दे टीच MBA स्टूडेंट्स, कह रहे सर हमने तो 1.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बनवाया है और वो सॉफ्टवेयर ये काम करता है, बच्चे सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करते हैं, क्योंकि जो कैट का एग्जाम होता है वो तो ऑनलाइन होता है, पेन पेपर टेस्ट होता नहीं है, तो सर वो सॉफ्टवेयर में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा फ्री वाला काम चल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? काम तो 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा बच गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो पैसा ज्यादा, जनरल थ्योरी है तो पैसा कम। समझ में आ गई बात? रोटी मेकर देखा है बच्चों आपने? ज्यादा काम किस चीज का होता है? रोटी को बेलने में, सीधी नहीं मिलती। तो रोटी मेकर खरीदने अच्छा है कि पूड़ी घर में बनती है ना, पूड़ी वाला एक चकला बेलन होता है, उसी को दबा दीजिए, शेप आ जाएगा और फिर तवा इस्तेमाल कर लीजिए। क्या अलग से रोटी मेकर खरीदने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो दोनों बातें समझ में आ गई बच्चों सबको? तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, तो इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्पेशली एक कैमरा खरीदूं, कैमरे से लेक्चर रिकॉर्ड करूं, उसके बाद उसको एडिट करूं, उसके बाद उसको यूट्यूब पे पोस्ट करूं। नाटक ज्यादा है। 440 रुपए में 1 रुपए कम का जूम, ये रिकॉर्डिंग भी कर देता है, अपलोड भी कर देता है, ये काम सारे कर लेता है। जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गई बात? चलिए, तो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 90% बच्चे को समझ में नहीं आता कि बोर्ड पे लिखा गया है। मैंने बता दिया कि भाई पापा का एटीट्यूड कैसा होता है, मम्मी का एटीट्यूड कैसा होता है। समझ में आ गया? इसी को बोलेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लिखा थोड़ा सा गलत है, ठीक कर दूं जरा इसको। किसका नेचर पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर पढ़ने जा रहे हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो पढ़ चुके हैं, इनका नेचर पढ़ने जा रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। 4 प्रिंसिपल आपने पढ़े थे सो कॉल्ड FW टेलर के, और 14 प्रिंसिपल पढ़े थे फ्यूल के। कितने हो गए टोटल? 18। एज ऑफ मेजॉरिटी याद रखिएगा। अब ये 18 प्रिंसिपल बच्चों जो आपने पढ़े, क्या ये सिर्फ एयरलाइंस में अप्लाई होंगे, हॉस्पिटल में अप्लाई होंगे, स्कूल में, फैक्ट्री में, कैंटीन में नहीं अप्लाई होंगे? हर जगह अप्लाई होंगे। कुछ कुछ बात समझ में आई? तो आप एक शादी ब्याह के कार्यक्रम में इनवाइटेड हैं, आज उनके यहाँ तिलक सेरेमनी है, कल बारात है। आज आपको खाने में रोटी चावल तो मिलेगा ही मिलेगा, स्टार्टर्स में 4 चीजें थी। कितनी? 4 चीजें। अगले दिन बारात में स्टार्टर्स में 14 चीजें थी। आपको याद आ गया, तिलक सेरेमनी में स्टार्टर्स वर सर्व्ड लाइक FW टेलर, एंड बारात में स्टार्टर्स वर सर्व्ड लाइक हेनरी फ्योल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब आपने कंपेयर किया, हाँ ठीक है छोटा फंक्शन था, थोड़ा कम ही खिलाया चल गया, बड़ा फंक्शन है, ज्यादा गैदरिंग है, तो भाई ज्यादा चीजें खिलानी चाहिए। तो भाई ये क्या हो गया? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो पूरे 18 प्रिंसिपल्स में आपने क्या महसूस किया? आई रिपीट, पूरे 18 प्रिंसिपल्स में आपने क्या महसूस किया? दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लाइक ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बोन्स, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मसल्स। तो बोन्स एंड मसल्स का नेचर पढ़ने जा रहे हैं। बोन्स एंड मसल्स का नेचर, दोनों के अंदर सेल स्ट्रक्चर होगा। अगर बोन में प्रॉब्लम आएगी तो मसल में गड़बड़ी होगी ही होगी। आप समझ में आए क्या पढ़ने जा रहे हैं? पक्का? चलिए झटपट कॉपी करें बच्चों। तो जितने 18 प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, अब आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, उनके बारे में और इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि सारे के सारे 18 प्रिंसिपल्स कुछ ना कुछ हर बिजनेस के लिए गाइडलाइंस या रूल्स देके जाते हैं। इन सब को जब अप्लाई किया, चाहे आप हेनरी फ्योल की बात करिए या FW टेलर की, FW टेलर ने अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशंस किए कुछ एक्सपेरिमेंट, सही पाए गए तो उसको एक रूल बना दिया गया। फ्योल साहब ने भी अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग ऑफिसेज में, अलग अलग जगहों पे जाके जो अपनी बातें बताई लोगों को, उनको एहसास होने लग गया कि ये सही बोल रहे हैं, तो ही वॉज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। लाइक मैं अपना एक प्रिंसिपल बनाता हूं, एज द इंटेंसिटी ऑफ होमवर्क इंक्रीजेस द अटेंडेंस इन द क्लास डिक्रीजेस। हर होमवर्क चेक करेंगे, आज गोला मार जाओ, ऐसा हर जगह तो नहीं होगा, बट 90% ऐसा होने लग गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने पूछा एजुकेशन के लिए क्या किया जाए। मैंने कहा भाई जितना ज्यादा पढ़ाओगे बच्चे का मन उतना भटक जाएगा, ठीक है तो सिलेबस कम कर देते हैं।
इज दैट अंडरस्टूड? तो इट इज टोल्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? प्रैक्टिस। समझ में आ गया? हर इंस्टीट्यूशन में देखा गया, जहां पे भी आपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया है, जहां पे भी आपने सीनियर एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दी है, उन ऑफिसर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, इट इज प्रैक्टिस, इट इज प्रैक्टिस। और अगर एम्प्लॉय को बोले टूल बॉक्स अपने साथ लेकर चलो, तो उसका जो फालतू का टाइम टूल उठाने में जाता था, वो टाइम पूरा का पूरा कम हो गया। इट इज बाय एक्सपेरिमेंटेशन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? टेलर साहब की तरह जो काम फेवल साहब ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किया, डेफिनेटली बच्चों वो एक्सपेरिमेंटेशन था, बट उसमें साइंस का फिनोमेना कहीं नहीं लग रहा था, इसलिए शब्द एक्सपेरिमेंटेशन नहीं बना, क्या बन गया? प्रैक्टिस बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो जो चीज किसी रूल पे बेस्ड हो, वो एक्सपेरिमेंटेशन की कैटेगरी में चली जाती है और उसके खानदान को साइंस बोलते हैं। बट जो रूल पे ना बेस्ड हो, ह्यूमन बिहेवियर पे हो, तो वो बच्चों आर्ट्स के खानदान को जाएगी और उसको एक्सपेरिमेंटेशन ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस। तो अगर आप बीटेक हैं, सो कॉल्ड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और आपने किसी फैक्ट्री में काम सीखना है, तो आप इसको बोलेंगे इंटर्नशिप। क्या बोलेंगे? इंटर्नशिप। या लो लेवल की ट्रेनिंग है तो अप्रेंटिसशिप, और अगर सीए कर रहे हैं तो आर्टिकलशिप हो गया। शब्द का डिफरेंस है, हिंदी भाषा में काम ही सीखने का है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? जैसे अंडा वेज होता है कि नॉन वेज होता है? तो दूध भी नॉन वेज हो गया। नहीं समझे? गैया बकरी भैंस से निकला तो वेज, और मुर्गी से निकला तो नॉन वेज। ये क्या बात है भाई? खोपड़े में बात गई। सर मुर्गा तो लोग खाते हैं, गैया बकरी भी कितने देशों में खाई जाती है। सर प्रूव हो गया, अंडा इज अ पक्षी फल। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? और अगर अंडा नॉन वेजिटेरियन है, तो दही भी नॉन वेजिटेरियन है। क्यों? उसके अंदर भी बैक्टीरिया है, धनिये में भी बैक्टीरिया है। समझ में आ गया? कोई भी चीज धरती पे वेजिटेरियन नहीं है। अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का? चलिए तो कॉपी कर लीजिए। तो ऑल 18 प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपने अगर एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको अपने ऑफिस की वर्किंग में नजर आएगा। आपका एक एम्प्लॉय बैंक से बढ़िया लाइसेंसिंग बनाकर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बोरो कर लाया, क्या बोलेंगे? शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बस हो गया? हो गया? अगली बार बैंक मैनेजर से सेटिंग करेगा वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता दे दो, 1 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस जोड़ दो, जिसमें 70,000 मेरे को दे देना। इट इज कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर आप एम्प्लॉय को रिवॉर्ड नहीं देंगे बच्चों, क्या वो कंपनी की चिंता करेगा? चिता जलाएगा, चिता। ओके। इट इज एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी लेवल पे हो, हर जगह अप्लाई होता है। बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट डज दिस मीन सर? आपको किसको मैनेज करना है, ह्यूमन बींग्स को या मशीन्स को? ह्यूमन बींग्स को। तो जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से इल ह्यूमन ना हो, और ह्यूमन बींग उससे काफी ज्यादा मोटिवेटेड। पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, वी कैन चेंज देम। ये कोई ऐसे साइंस के रूल्स नहीं है जो एकदम फिक्स रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय को 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए, उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, तो क्या आप उसकी तनख्वाह काट लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। टाइम के अकॉर्डिंगली इट कीप ऑन चेंजिंग। ऑफिस की रूल बुक में था किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलनी है, बट एक एम्प्लॉय ने एक ऐसी समस्या से अपने एम्प्लॉयर को निकलवा दिया जिसके जिसका इलाज किसी और के पास था ही नहीं। तो ये अचानक से सिचुएशन आ गई, तो इस केस में उसको रिवॉर्ड दें कि ना दें? रिवॉर्ड दें। तो मेनी अ टाइम्स आपको कंडीशन देखनी पड़ती है। मेनी अ टाइम्स कोई अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं जिसके बारे में पहले नहीं पता होता, तो वहां पे आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड। एंड दे ब्रिंग अ स्टैटिक रूल, दे ब्रिंग अ गाइडलाइन, जिसको मोर और लेस हर कंपनी फॉलो करेगी ही करेगी। समझ में आया? जैसे आपने इजराइल का नाम सुना होगा चिल्ड्रन। 2 साल के लिए गर्ल्स को और 3 साल के लिए बॉयज को कंपल्सरली डिफेंस की ट्रेनिंग करनी ही करनी है। क्यों? ऐसा नेचर है उनके कानून का, ताकि लोग डिसिप्लिन्ड हो जाए। इज दैट क्लियर? जो इतना सोशल टर्मोइल है, जो इतना सोशल प्रॉब्लम चलती है सोसाइटी में, ये रहे ही ना। समझ में आ गया? इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे तो लोग कहेंगे चलो बढ़िया बड़ी नौकरी मिल रही है, बैठो आराम से। काफी अभी उसमें जर्मनी में भी आने वाला है रूल, बहुत जगह ऐसा है।
हाँ बहुत जगह, बहुत जगह हिंदुस्तान लोगों को फ्री खाना मिल जाएगा, इसलिए सरकार कह रही इनको दूर रखो, दलित टाइप के हैं ये। बट मान लीजिए किसी को चलने फिरने की भी प्रॉब्लम है, क्या उसको भी इजराइल बोलेगा नहीं 2 साल की कंपलसरी ट्रेन करिए? तो वहां पे वील बिकम फ्लेक्सिबल कि तुम एक काम करो, तुम ऑफिस जॉब कर लो, क्या बट तुमको डिफेंस में सर्व तो करना ही पड़ेगा, सो दैट यू आर ऑल्सो अक्वेंटेड विद दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम था, ठीक है, बट कोविड में देयर हैड सम फ्लेक्सिबिलिटी और नॉट? क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी भाई? 9th का भी रिजल्ट ले आओ और जो 10th के एग्जाम है उसके बेसिस बच्चों को प्रमोट कर दो। बाकी बच्चों ने ऐसे ही प्रमोशन ले लिया छोटी क्लासेस में, कुछ क्लासेस ने ऑनलाइन एग्जाम लिए, तो इट वाज व्हाट चिल्ड्रन, समथिंग कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब बोर्ड एग्जाम की बात आई कि भाई बोर्ड की मार्कशीट अगर नहीं होगी तो बच्चे को कल को एडमिशन कैसे मिलेगा, तो बोर्ड ने कहा एक पर्टिकुलर ईयर में तो एग्जाम हो चुके थे, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ था, तो जिन 4 सब्जेक्ट का एग्जाम हो चुका था उसमें से 2 सब्जेक्ट जिसमें हाईएस्ट हुए उन दोनों का एवरेज उसमें दे देंगे जो एग्जाम नहीं हुआ। और बढ़िया बात क्या थी, ह्यूमैनिटीज के बच्चों ने सिर्फ दिया ही 2 सब्जेक्ट का एग्जाम था बस, उनके 3 एग्जाम होने से पहले ही कीटाणु चला आया, तो अब उनके उन्हीं 2 का एवरेज सब में दे दिया। अब वो अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे तो उनके वारे न्यारे हो गए, वीक थे तो निपट गए। इसीलिए कहते हैं कि कल को क्या हो जाए किसी को नहीं पता, तो कृपया करके अपना आज बहुत अच्छा कर ले। चले बच्चों आगे चलिए, तो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन विद सर्टेन एग्जांपल्स, you'll अंडरस्टैंड बेटर। तो अगर वेजेस को पीस रेट सिस्टम पे दिया जाए, जितना काम उतनी तनख्वाह, तब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, या बच्चों दिहाड़ी मजदूरी दिन भर का 600 मिलेगा तब प्रोडक्टिविटी बेटर होगी? आंसर पीस वेज या टाइम वेज? पीस वेज, जितना काम करोगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। यू वर्क मोर, योर सैलरी इज मोर, यू वर्क लेस, योर सैलरी इज लेस। कॉपी द एग्जांपल क्विकली। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी चिल्ड्रन, इज इट नेसेसरी कि टाटा जैसा, रिलायंस जैसा बड़ा बिजनेस होगा तो प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, एक छोटी सी पान की दुकान पे नहीं अप्लाई होंगे? हर जगह अप्लाई होंगे चिल्ड्रन। अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस हो चाहे एनजीओ हो। पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट ट्राई चिल्ड्रन, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, नहीं सुना? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हैव पीपल हर्ड अबाउट हेल्पेज इंडिया? नहीं सुना इसके बारे में भी? चलिए कोई बात नहीं। यूनाइटेड नेशन के बारे में सुना है? चलिए वेरी गुड। तो भाई चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे रोटरी हो, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे कोई भी क्लब हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। टॉप लेवल में ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है, मिडिल लेवल में कम, बट ऐसा नहीं है कि प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो किन अंकल जी के प्रिंसिपल्स लगेंगे चिल्ड्रन? टेलर, गॉट इट क्लियर? सर्विस सेक्टर है तो किसके प्रिंसिपल ज्यादा काम आएंगे चिल्ड्रन? फ्यूल साहब के, बट लगेंगे सबके सब प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल में ही देख लीजिए, चपरासी कभी कभी खिसिया जाता है कि ढेर सारे टीचर्स ने उसको ऑर्डर दे दिया है और वो काम किसी का भी नहीं कर पा रहा। किसकी प्रॉब्लम हो गई? नहीं, मैनेजमेंट का तो प्रॉब्लम सभी है, यूनिटी ऑफ कमांड। एक टीचर को बोला गया कि भाई आपको डांस भी सिखाना है, आपको कोर्स भी कंप्लीट कराना है, आपको गिटार भी सिखाना है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स भी देख लीजिएगा। तो टीचर कहेगा ठीक है, पढ़ाई को करिकुलर एक्टिविटी हो गई है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। नहीं समझे? जो टीचर बेचारा इतना काम कर रहा है उसकी सैलरी कम है, और जो आता है बस 2 पीरियड पढ़ा के निकल लेता है, क्योंकि उसने साबित किया हुआ है स्कूल के सामने कि मैं बहुत बड़ा डपोड़ सा हूं, मेरे को कुछ नहीं आता सिवाय पढ़ाने के, वो कोई काम करता ही नहीं है। तो जो 4 4 काम कर रहा है उसकी सैलरी 1 लाख, और जो कम काम कर रहा है सिर्फ पढ़ा रहा है उसकी भी सैलरी 1 लाख। तो 4 काम करने वाला 4 लाख, 4 काम करेगा? नो, वो कहेगा मेरी भी सैलरी बढ़ाओ। किसकी प्रॉब्लम आ गई? इक्विटी की। समझ में आ गया? टीचर्स को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए इंडिया के 5% स्कूल में भी नहीं मिलती है, 95% तो चोर टाइप के मैनेजमेंट होता है। पता लगा सीनियर टीचर 11th 12th पढ़ा रहा है, सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए। वो कह रहा है मैं लेबर की नौकरी कर लेता हूँ। क्या कह रहा है? लेबर की नौकरी। प्रॉब्लम किसकी आ गई? फेयर रेम्युनरेशन, फर्जी सैलरी उसको दी जा रही है। नहीं समझे? समझ में आ गया? इतना डरा धमका दिया सीनियर टीचर्स ने जूनियर एम्प्लॉय को, बेचारे के पास कोई आइडिया है भी तो वो टॉप मैनेजमेंट तक लेके नहीं जा रहा, ना वो गैंग प्लैंक बना पा रहा है। प्रॉब्लम ऑफ स्किल। अच्छी, इज दैट क्लियर? तो ये प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल है चिल्ड्रन। डन दिस? चलिए, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ध्यान से सुनिएगा,
जो बच्चों हम फेयर रेम्युनरेशन की बात कर रहे थे, इक्विटी की बात कर रहे थे, इट इज ऑल बेस्ड ऑन नॉट मशीन्स रादर देन मैन। तो ज्यादा एम्फेसिस ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, ना कि मटेरियल रिसोर्सेस के ऊपर। तो अगर आपने FW टेलर का प्रिंसिपल याद हो, आपने मोशन स्टडी पढ़ा चल रहा, कितना फालतू टाइम हमारा जाता है काम करने में। तो FW टेलर ने कहा कि अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड प्रिंटर लगा दें बैंक में, अपनी टेबल पे बैठ के आप प्रिंट कमांड दीजिए और प्रिंट आउट आपके पास आ जाए, दैट इज मच बेटर, बजाय इसके कि आप उठ के जाइए दूसरी टेबल तक, पेन ड्राइव में पहले फाइल कॉपी करिए, फिर वहां पे फाइल लगाइए, कंप्यूटर ऑन करिए, या कंप्यूटर ऑन है तो लगाइए और प्रिंट आउट निकालिए और वापस आइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? आजकल बैंक्स में क्या सिस्टम आ गया है, बैंक कह रहा है हम पासबुक नहीं अपडेट करके देंगे, या चार्जेस लगा दीजिए, बैंक वालों ने बोला 100 रुपए पर पेज, आप खुद ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। तो बैंक ने एनालिसिस किया, ये पासबुक का अपडेशन, स्टेटमेंट दे दो, ये सब फर्जी काम है बैंक में, इनसे बैंक को कोई कमाई नहीं होती। और जो बैंक के एम्प्लॉइज इन सब कामों में लगे रहते हैं, उनकी टाइम बहुत किल होती है। मोशन स्टडी बेसिकली समझ में आ गया? तो इन सब चीजों को उन्होंने क्या कर दिया, ऑटोमेशन पे डाल दिया, एप्स क्रिएट कर दिए, आपकी स्टेटमेंट, आपकी पासबुक का बैलेंस, ट्रांजैक्शन, सब कुछ, इवन आपका पैसे का ट्रांसफर भी आपके थ्रू हो जाएगा। अब बैंक से बोला जा रहा है कि आप वो काम करिए जहां पे 1 लाख के ट्रांजैक्शन पे 20,000 की कमाई, इंश्योरेंस बेचो, म्यूचुअल फंड बेचो, ये बेचो, वो बेचो। इज दैट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड व्हाट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, कॉपी डॉल, कॉपी कर लिया कि नहीं भाई सबने? कुशल जी कॉपी कर लिया? चलिए, टाइम टू टाइम अगर हमें लग रहा है कि भाई मार्केट की थोड़ी सी खबर ले ली जाए कि बाजार में हमारी हैसियत क्या है, वी नीड टू हैव डिसेंट्रलाइजेशन। बट अगर सीक्रेसी मेंटेन करनी है तो सेंट्रलाइजेशन होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो कंसंट्रेशन का मतलब सेंट्रलाइजेशन है। तो अगर आप नहीं चाहते एम्प्लॉइज के साथ कुछ सीक्रेट शेयर करना, तो यू शुड हैव सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। बट अगर सेल्स की पॉलिसी बनानी है, जब तक सेल्समैन से इंटरैक्ट नहीं करेंगे कि भाई मार्केट में लोगों का रिव्यू क्या है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यू हैव टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। आपने बच्चों करीना कपूर जी का नाम सुना है? सुना कि हम देखे भी हैं, मिले भी हैं सर। चलिए, उनके दादाजी थे, उनका क्या नाम था चलन? द ग्रेट राज कपूर। कुशल कपूर जी, आपको भी कोई रिश्ता इनसे नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। राज कपूर जी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ब्रह्मा, फादर ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता ऐसे, FW टेलर जनरल मैनेजमेंट के, सॉरी साइंटिफिक के जनरल के हेनरी फ्योल, फिलिप कोटलर फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वैसे ही ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोले जाते हैं, आप बोल सकते हैं राज कपूर जी। ये जब मूवी बनाते थे उससे पहले कुछ लोगों को सोशल अवेयरनेस जानने के लिए भेजते थे कि लोग किस तरह के कॉज पे मूवी देखना पसंद करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन। अनलाइक आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, जो बेवकूफ क्या सोचते हैं, जो बनाएंगे सब लोग देखेंगे, दे आर हैविंग सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। OTT प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, एक तो बकवास होती है, दूसरा सोशल इश्यूज पे तो कॉल्ड स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है। तो ये चीज बाजार में जाके ही हो पाएगी। अभी कल हमारे मोहल्ले में शूटिंग चल रही थी, हमारे घर के सामने शूटिंग चल रही थी, बुलाने आए, सर आप सेट पे शूट करेंगे? मैंने कहा मैं सब दलितर काम नहीं करता हूँ। कह रहे अमिताभ बच्चन भी आएंगे, मैंने कहा उन्हीं बुलवाइए, मैं थोड़ा 5 लाख रुपए देकर नाचने लग जाऊंगा बड़ा उतार के। इज दैट क्लियर? शाहरुख खान कैन डांस। चले भाई, चले भाई आगे, पक्का? तो आपके घर में अगर मान लीजिए किसी पार्टी में जाना है, वहां कुछ गिफ्ट देना है, पापा मम्मी विल डिसाइड, इट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन। कितने बजे जाना है, आप बोलेंगे मेरी क्लास 8 बजे छूटेगी, उसके बाद चलते हैं, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। पापा मम्मी बोलते होंगे तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ यहां से बाहर, जब जरूरत पड़ेगी बुलवा लेंगे। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? डिसेंट्रलाइजेशन। जब जरूरत पड़ी तब बुलाएंगे। एंड प्रेजेंटली व्हाट दे आर टॉकिंग इज अ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन। कौन से स्कूल में आप जाएंगे, ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन था पापा मम्मी का। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, ये डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन। ओके, चलिए। कॉन्टेंजेंट, हम तो सरकारी नियम के अकॉर्डिंगली वेजेस दे रहे थे, एक कॉम्पिटिटर चला आया, हमारे एम्प्लॉय को तोड़ के ले गया बाय ऑफरिंग व्हाट चिल्ड्रन? हायर वेजेस। आपने मूवी देखी होगी चिल्ड्रन, वो PW फिजिक्स वाला,
अलग पांडे जी ने बनाई, हमारे इलाहाबाद के रहने वाले हैं, 3500 करोड़ का टर्नओवर था। गॉट इट क्लियर? कभी कभी लॉटरी लग जाती है लोगों की। तो वहां पे जब उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन खोला, मूवी में इट वाज शोन, तो उनके जो अच्छे टीचर्स थे वो दूसरे लोग पकड़ के ले गए, फिर वो दूसरों को पकड़ के ले आए। तो ये एजुकेशन कोचिंग इंडस्ट्री में चलता रहता है, आज इसके तो कल उसके। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो आपके हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा, और जो दलिद्र बेकार एम्प्लॉय उनकी सैलरी कम। समझ में आ गया? क्विकली डू इट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। एप्लीकेबल बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो निर्मला सीतारमन जी की स्टोरी मेरे को समझ में आती, याद आती है इस पॉइंट पे। जब उन्होंने टाटा में जॉब के लिए अप्लाई किया था, द इंटरव्यू पैनल सेड, बीइंग अ लेडी आप फैक्ट्री सिस्टम में कैसे काम कर पाएंगी? कह रहे क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओ सॉरी सॉरी, सुधा मूर्ति। वो टैक्स वैक्स अभी मैंने ढेर सारा दिया ना, तो मैं दिमाग बिगड़ा हुआ है समय, तो वही निर्मला सीतारमन ही घूम रही है दिमाग मेरे, सुधा मूर्ति जी। तो उन्होंने टाटा में काफी साल तक जॉब किया। तो आप समझ में आ गया रतन टाटा जी को भी, दैट फीमेल्स आर नन द लेस गुड इंजीनियर्स एंड दे वर ऑलरेडी वेरी बेस्ट ऑफ द मैनेजर्स। तो आज भी इंडिया में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आपको फीमेल्स का प्रपोर्शन ज्यादा नजर आएगा मेल से। गॉट इट क्लियर? ऐसा नहीं कि मतलब रेशियो 30 और 70 का, नो नो नो। अगर मान लीजिए 120 बच्चों की एमबीबीएस की क्लास है, तो तब भी आपको 30-35 गर्ल्स जो डॉक्टर बनना चाहती नजर आ जाएंगी। इंजीनियरिंग में अगर 50-60 बच्चों की क्लास है, तो हार्डली आपको, मान लीजिए 120 बच्चों का एक स्टैंडर्ड बैच होता है, तो शायद आपको 5 और 7 लड़कियां नजर आएंगी। जनरली गर्ल्स इंजीनियरिंग परस्यू नहीं करती। इज दैट क्लियर? वो वही परस्यू करती हैं जिनको लगता है अगर इंजीनियरिंग नहीं की है तो शादी जल्दी हो जाएगी। तो चलो 4 साल इंजीनियरिंग कर लें, 2 साल एमबीए कर लें, 6 साल की तो कम से कम आजादी मिलेगी। नहीं तो जहां बीएससी कंप्लीट हुआ, बीए कंप्लीट हुआ, बीकॉम कंप्लीट हुआ, मैं माँ बाप के लिए बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में जाके बैठ जाऊंगी, लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो अब जब सुधा मूर्ति जी ने साबित कर दिया कि भाई नहीं, फीमेल्स कैन ऑल्सो बी गुड इंजीनियर, दे आर वेरी इनोवेटिव। मम्मी का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या पापा अच्छा खाना बना सकते हैं मम्मी से? नो, वो सिर्फ जोमेटो पे ऑर्डर कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आपका मन हो वीडियो रिकॉर्डिंग पे दिखा दीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही पापा हूं। तो मम्मी लोग का ही काम है। तो अब ये देखा गया कि भाई टॉप मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड को अगर आप एक फीमेल को ही बना देते हैं, तो आपका ऑफिस में काफी प्रोडक्टिविटी रहेगी। पेप्सिको की हेड कौन थी? इंदिरा नूई जी। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ कौन थी? चंदा कोचर, बड़ी कलाकार लेडी थी, भयंकर एकदम। लोन लेने से पहले अपने ही देवर की कंपनी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल करवाती थी। जितने रुपए का लोन है उसकी 2% उनको फीस देनी पड़ती थी। तो अगर आपने 10,000 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया, तो 200 करोड़ आपको फीस देनी पड़ेगी पहले। तो बैंक का पैसा अपने ही परिवार में आता था। बड़ी कलाकार लेडी थी, बड़ी कलाकार। जेल में बंद करने की सरकार ने सोची थी, गई थी, अब शायद बेल पे छूट आई है। तो सोचिए, टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों को तो आप प्रोफेसर बना दीजिए फाइनेंस का, इनसे अच्छा फाइनेंस कोई ना सिखा पाएगा। ऑडिटिंग का प्रोफेसर बना दीजिए आप इन सबको। चले भाई, चलिए। तो फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है? काम करते करते इंसान एकदम बेहाल, त्रस्त हो जाता है। तो कुछ बीच में क्या देना चाहिए? रेस्ट। आप घर में पढ़ते होंगे, मम्मी से बोलते होंगे अब मैं बहुत थक गया हूं। मम्मी कहती है हाँ दलिद्र, पबजी खेलते खेलते नहीं थकते हो, पढ़ना पड़ जाए तो नींद आने लग जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फटीग स्टडी। दिमाग फटने की कगार पे है। इज दैट क्लियर? जैसे स्कूल के क्लासरूम में मान लीजिए एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा तो था, जनरेटर चल रहा है बट पंखा चल ही नहीं रहा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम है और स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है। क्लास में लाइट आ नहीं रही, बट आप दिमाग में जनरेटर की आवाज आ रही है। ये आंसर मत दीजिएगा फिजिक्स के टीचर को, तो आपका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। इंग्लिश की कहीं क्लास होगी तो स्टोरी सुनते सुनते सो गए बच्चे, पता लगा। व्हाट इट क्लियर? फिजिक्स की क्लास होगी, आंख ऐसे खोले हैं, वो नींद आ रही है एकदम, ऐसे खोले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों? फटीग स्टडी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। बट कुछ दलित टीचर होते हैं, वो रेस्ट ना नालायक खुद करेंगे ना रेस्ट देंगे। बच्चे की कोई परवाह ही नहीं है। ओके, चलिए समझ में आ गया बच्चों? तो बाय एक्सपीरियंस इट इज देयर कि भाई हर 4 पीरियड के बाद लंच ब्रेक होना चाहिए, बट बच्चे तो सेकंड पीरियड में ही खा लिए टिफिन। समझ में आ गया? तो अब 6 पीरियड गुजारना बगैर टिफिन के पॉसिबल नहीं है। खोपड़े में बात गई। इसीलिए स्कूल के टाइम टेबल में बीच बीच में वो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड लगा दिया जाता है।
देयर आफ्टर गेम्स होता है, योगा होता है, लाइब्रेरी होता है, ताकि जो फटीग स्टडी है वो आपके काम पे नुकसान ना दे। तो व्हाट इज फटीग स्टडी, समझ में आ गया? अ स्टडी कैरीड आउट टू सी कि कितने इंटरवल तक आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक रेस्ट दिया जाए। और हमारे लेबर लॉज में भी ऐसा लिखा है कि 6 दिन की नौकरी के बाद 1 दिन का रेस्ट हो। हिंदुस्तान में इंसान को रेस्ट चाहिए। वो नालायक जब यूएस काम करने जाता है, हम कर लेंगे काम, हम कर लेंगे, हमें ओवर टाइम अच्छा लगा, हम कर लेंगे काम। अमेरिकन 5 बजे ऑफिस से घर जाएगा, हम 8 बजे तक जाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 8 बजे तक लोग काम करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? और वाइफ अगर चिल्लाएगी, कोई बात नहीं, थोड़े से डॉलर ले जाके पेपे की जीन्स खरीदवा देंगे, उसका मुंह बंद। ज्यादा बोलेगी, संडे को ओवर टाइम करके ज्वेलरी दिलवा देंगे, और मुंह बंद। तो इंडिया में लोगों को छुट्टी चाहिए, होली, दिवाली, बकरीद, ईद, सबकी छुट्टी चाहिए। वहां विदेश में कोई छुट्टी नहीं चाहिए। क्यों? छुट्टी मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई पीपल आर मोर एंड मोर सो कॉल्ड इंक्लाइन टू वर्क इन अमेरिका और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे पैसे ज्यादा मिलते हैं। और इसीलिए हिंदुस्तानियों से लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो फटीग स्टडी बनाया तो अमेरिकन के लिए गया था, काम कहां पे आता है? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों पे, विदेश में ही हिंदुस्तानी के ऊपर काम। अरे कोई फटीग स्टडी है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है, बस 5 मिनट एक पावर नैप लें, फिर चालू हो जाएंगे काम पे। गॉट इट क्लियर? चलिए, लिख लिया सबने? बच्चों लिख लिया? तो इट लेज जनरल गाइडलाइंस कि भाई साइंस नॉट थंब रूल इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जो ज्यादा प्रोडक्टिव है उसको टिकट दीजिए, जिसने मोहल्ले में काम ज्यादा किया, क्योंकि लोग वोट उसी को देंगे, ना कि जिसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादाजी प्रधानमंत्री थे, दादी जी प्रधानमंत्री थी, माता जी प्रधानमंत्री थी, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, मेक इट फास्ट। चलो नेक्स्ट चिल्ड्रन, फायदा क्या पढ़ाई लिखाई करने का? अरे सर, ब्रांड आइडेंटिटी, पैसा कमाएंगे, जीवन जीने की एक राह मिलेगी हमको। वैसे ही बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। अगर आपने ठीक से जीवन जीने का तरीका ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से नहीं सीखा, तो कभी भी आप अगर फंस गए कहीं पे, तो आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो लिखे गए, बड़े सोच समझ के लिखे गए। एक तरह का धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब है, समझ लीजिए। कोई भी समस्या फंसे, इन 18 के अंदर आपको इसका नतीजा, इसका सही रिजल्ट, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी मिल जाएगा। तो किसी स्कूल में आपने देखा कि टीचर्स पिछले 15-15, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं। किसी स्कूल में टीचर 1-2 साल से ज्यादा टिकता ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है? फेयर रेम्युनरेशन। बट आपने चेक किया नहीं, रेम्युनरेशन तो उनको बढ़िया मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी, नहीं नहीं नहीं, सबके साथ इक्विटेबल व्यवहार भी किया जा रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आई यूनिटी ऑफ कमांड की। इतना बॉसिज्म है वहां पे, आदमी काम करते करते बेचारा थक जाता है। इज दैट क्लियर? आपकी दादी बहुत अच्छी हैं, पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी को शॉपिंग कराने ले जाते हैं, मम्मी भी घर में सबका ख्याल रखती हैं। वो दादी माँ पड़ोस की जो गुप्ता आंटी है ना, जब उनके यहाँ 2 घंटा बैठ आती हैं, उनको पता नहीं क्या बमक जाती है एकदम से। तो कत्ल गुप्ता आंटी का करना है, दादी से बदला नहीं लेना। बट अगर आपको सच्चाई पता नहीं है, तो आप गलत आदमी का कत्ल कर देंगे। इज दैट क्लियर? दादी माँ तो इसलिए कमरे में तकिया भी नहीं रखती हैं, कह रहे मैं बिना तकिए सोऊंगी। समझ में आ गया? तो अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है चिल्ड्रन, तो आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल आना बहुत जरूरी है। यू कैन टेक साइंटिफिक डिसीजन, जिसका आउटपुट ज्यादा भैया उसको प्रमोट करेंगे, बूढ़े इंसान को प्रमोट नहीं करेंगे। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए सर। जैसे इंडिया में, जहां तक मेरा ज्ञान बोलता है, बोरोसिल वॉज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने रूल बनाया कि किसी भी एम्प्लॉय की डेथ अगर कोविड की वजह से हुई है, तो उसके बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी कढ़ाई का खर्चा बेस्टेस्ट इंस्टीट्यूशन में जहां वो पढ़ रहा पढ़ेगा, व्हाट इट क्लियर, बोरोसिल स्पॉन्सर करेगा। और उसके बाद फैमिली मेंबर को जॉब भी मिलेगा। तो जब आपको पता है कि आपका एम्प्लॉयर इतना प्रॉमिसिंग है, क्या आप उसको धोखा देंगे? नहीं सर, हम ढोकला खिलाएंगे उसको। समझ में आ गया? तो एम्प्लॉयर शुड हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं। सर वो रतन टाटा जी तो गए नहीं किसी एमबीए इंस्टीट्यूट में, ना मुकेश अंबानी गए, ना अडानी गए। उन्होंने इनफॉर्मल तरीके से बच्चों क्या सीखा? मैनेजमेंट। तो अगर आपके घर में भी बिजनेस है मान लीजिए, या मान लीजिए आपके पापा किसी जॉब में हैं,
एंड ही इज एट मैनेजरियल पोजीशन, तो वो ऑफिस के कुछ किस्से अगर डिस्कस करते होंगे तो काफी मैनेजमेंट तो इनफॉर्मली आप भी सीख ही जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर आपको लग रहा है कि भाई पापा के दादाजी को डायबिटीज बड़ा भयंकर है और डॉक्टर ने बोल दिया 135 साल उम्र हो चुकी है, ये 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, तो आपको पता है दादाजी कोई बात बतानी नहीं। किसके दादाजी? पापा के दादाजी। आपके होगा ग्रेट ग्रैंडफादर, 135 साल उम्र है, क्योंकि अगर ये बता दिया तो उनकी मौत और करीब आ जाएगी। ऐसे इंप्लॉय के बारे में अगर कुछ नेगेटिविटी पता भी है तो उसके मुंह पे उसको बोलना नहीं है, उसको सिर्फ मोटिवेट करना है कि भाई नेगेटिव चीजों को अवॉइड करो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो योर एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी वेरी 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 गुड। तो इसमें मेरे को एक किस्सा याद आता है। इंदिरा गांधी जी को जाना था शायद यूनाइटेड नेशंस की किसी मीटिंग में, उन्होंने खुद ना जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेज दिया। और वहां पे लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इंडिया आया कि नहीं आया, इससे परेशान थे कि इन्होंने ऑपोजिशन के लीडर को भेज दिया। मतलब कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। और वहां जाके भी उन्होंने कंट्री की फायदे की बातें की, चाहे उससे उस समय की रूलिंग गवर्नमेंट को फायदा हो जाए। तो भाई क्या शायद वही थी, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये बात सत्य है कि वो खुद नहीं गई थी तो उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर को भेज दिया था। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई बात? मैनेजरियल ग्रोथ, भाई एक पढ़ा लिखा मैनेजर होगा फॉर्मली या इनफॉर्मली, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ के आया, एमबीए करके आया, इनफॉर्मली सीख के आया, वो बहुत अच्छा बिजनेस मैनेज करेगा। तो आपकी मम्मी अगर लेटेस्ट से बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम कर चुकी हैं तो उनका पढ़ाने का स्किल अलग होगा। बट अगर आपकी मम्मी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, शी हैज नेवर बीन अ टीचर, ठीक है वो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई, बट आपको वो जितना अच्छा पढ़ा देंगी, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया का कोई टीचर उतना अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों सर? मम्मी तो कब कान खींच ले पता ही नहीं, कॉन्टिजेंट, तो इस डर से आप पढ़ लेंगे। टीचर थोड़ा अपने हाथ गंदे करेगा आपका कान खींच के। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो मेरे को तो उतनी अकाउंटेंसी आती है जो मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाई थी, जो टीचर ने पढ़ाई वो थोड़ी कम समझ में आती थी। गॉट इट क्लियर? संस्कृत जो मम्मी पढ़ाई वो ज्यादा समझ में आती थी, टीचर ने जो पढ़ाई वो समझ में आई ही नहीं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, आपके स्कूलों में बच्चों टाइम टू टाइम कुछ सेमिनार्स होते होंगे टीचर्स के लिए। किस लिए? खाना खिलाने के लिए सिर्फ? नो, दे लर्न द न्यू थिंग्स दैट हैव कम। इंट्रोड्यूस कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनईपी के अकॉर्डिंगली एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब टीचर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर नहीं सीखा तो कैसे बनाएगा? विच रिवर फ्लोज नेक्स्ट टू द स्टेट कॉल्ड तेलंगाना? गंगा, यमुना, कावेरी। अरे गंगा यमुना पता नहीं है, कोई टफ ऑप्शन तो थोड़ा, क्या ये सही एमसीक्यू होगा? नो। तो भाई सिखाया गया, चैट जीपीटी यूज कर लो सौरभ सर की तरह, को पायलट यूज कर लो, उसमें भी 10% चांस ऑफ एरर रहता है, तो सो कॉल्ड उसको भी सही करना आपको आना चाहिए। तो अंटिल अनलेस अ टीचर इज एजुकेटेड अगेन एंड अगेन कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली, क्या वो बढ़िया टीचर बन पाएगा? बिल्कुल। तो हमें याद है जो हमने सिलेबस पढ़ा था, आज वो 1/4 प्रैक्टिसेस चलती हैं, 3/4 बदल गई। तो हम क्यों अपडेटेड है? हमने भी वही पढ़ा ग्रेजुएशन में जो आपके पापा मम्मी ने पढ़ा, बट हम आपको पढ़ाने लायक है वो क्यों नहीं है? एक तो उनके पास टाइम नहीं है, दूसरा अगर टाइम भी है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड। खोपड़े में बात गई। तो मान लीजिए आपके पापा आपको कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, बट उनके पास 1 घंटा पढ़ाने का तो है, क्या उनके पास एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने का टाइम है? इसीलिए टीचर्स की जरूरत पड़ जाती है और आपको स्कूल जाना पड़ता है। समझ में आ गया? छत आपकी बहुत बढ़िया है, पापा ने वहां पे बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया, बट आपको ट्रेनिंग कौन देगा कैसे हिट करना है शटल कॉक को? खोपड़े में बात गई। उसके लिए आपको स्कूल कोच की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल अंडरस्टूड? चलिए चले आगे बच्चों, लिख लिए सारे पॉइंट्स? तो इसका कोड वर्ड क्या है बच्चों? असम, रसम का भाई। सो ध्यान से सुनिएगा, एयरटेल नाम तो सुना ही होगा बच्चों। सो अडेप्टिंग चेंजिंग एनवायरमेंट्स, एयरटेल वालों ने किसी जमाने में एक ब्रांड चालू किया एयरटेल चिल्ड्रन, और एक ब्रांड चालू किया टच टेल। ये जो टच टेल था ये इनका लैंडलाइन सर्विस था, और एयरटेल जो था दैट वाज अ मोबाइल सर्विस। गवर्नमेंट ने कहा 9,000 करोड़ इसकी लाइसेंस फीस, 9,000 करोड़ इसकी लाइसेंस फीस। इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम एक में मैनेज कर लेंगे। तो इन्होंने टच टेल ब्रांड को क्या किया बच्चों? पूरी तरह से कर दिया निस्तो नाबूद, दैट इज खत्म। एंड नाउ दे आर यूजिंग ओनली विच ब्रांड? एयरटेल।
इसी में ये मोबाइल फोन सर्विसेज देते हैं। लैंडलाइन सर्विसेज इन्होंने बंद कर दी जब से ब्रॉडबैंड आ गया। ब्रॉडबैंड के साथ तो आपका हेलो हेलो लैंडलाइन वाला फोन एकदम फ्री है। जब मार्केट में इनके पप्पा चले आए, हु वॉज देयर फादर, जियो, और इनकी मरनों की स्थिति बन गई चिल्ड्रन, तो इन्होंने सोचा क्या किया जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब तक जियो नहीं था बच्चों, इनका वही प्लान जो जियो ने 99 रुपीज में दिया, ये उस जमाने में 49 में दिया, 1500 से 1750 रुपए लेते थे 4G टेक्नोलॉजी के नाम पे। जियो ने कहा हम इंडिया के 40% कस्टमर्स को प्लान देंगे एट अ प्राइस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, 349। ये 5% सब्सक्राइबर्स को देते थे प्लान 1750 में। तो एयरटेल वालों ने इंटरनेट को एक वेबलेन गुड बना दिया था, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। रिलायंस ने क्या बना दिया इसको, इंफीरियर गुड बना दिया। जब रिलायंस वाले 349, पहले तो 6 महीना फ्री था, फिर 49 की स्कीम आई, फिर 99, फिर 249, आज जाके 666 हो गया, 84 डेज का रिचार्ज मान लीजिए। जब एयरटेल वालों ने कोर्ट में केस किया रिलायंस के खिलाफ कि भाई टेस्टिंग पीरियड में ये पूरी सर्विस नहीं दे सकते, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, खोपड़े में बात गई, भाई पूरा इलेक्शन फाइनेंस हो रहा है तो क्या इनके अगेंस्ट कोई जाएगा, नो। एयरटेल समझ गया होना वाना कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट है। अगर दुकान बचानी है तो 1750 का प्लान कितने में बेचने लग जाओ, 349 में। तो एज ऑफ डेट 30 करोड़ सब्सक्राइबर लगभग जियो के पास है इंडिया में, 30 से 35 करोड़ एयरटेल के पास है, और बाकी 15 से 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स बाकी सबके पास है। तो 80-90 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं बेसिकली। सर पॉपुलेशन तो 141 करोड़ की है। अरे तो नर्सरी बच्चे के पास थोड़ा अपना मोबाइल है घर पे। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई बात? तो अगर एयरटेल इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को कैच ना करता, अपनी कॉस्ट रिड्यूस ना करता, क्या आज चल पाता? नो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ध्यान दिया कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम पे ध्यान देंगे। कॉल सेंटर वाली एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटीज, इनमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो इसमें हम अपना स्टाफ नहीं लगाएंगे, हम स्टाफ को कहीं बाहर से आउटसोर्स कर लेंगे। तो आपके स्कूल ने सोचा कि अगर क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करवाने के लिए 5 लाख की खरीदनी पड़े फोटोस्टैट मशीन, समझ में आ गया, तो इट इज बेटर कि कहीं ठेके पे प्रिंट करवा लेते हैं, कॉस्ट बहुत कम आएगी। बट अगर सीक्रेसी का मैटर फंस गया तो क्या वो आउटसोर्स करेंगे? नो। तो हम आउटसोर्स किन चीजों को करते हैं जिनमें कोई भी शेयरिंग करने से हमारा प्रॉफिट का डैमेज नहीं है, नहीं समझ में आई बात, प्लस हमारी कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है और आउटसोर्स की बहुत कम। क्यों मैं जूम यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, मैं अपना भी सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूं, बट अपना सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कॉस्ट है 5 लाख रुपए और साल भर की 1 लाख रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट। जूम मेरे को साल भर में 5,000 रुपए मिल जाता है, क्या मैं 1 लाख खर्च करूंगा? बिल्कुल नहीं। इज दैट क्लियर? नहीं समझे बात को? पक्का? तो जो कोर मेन बिजनेस होगा वो आप खुद करेंगे, जो अलाइड बिजनेस होगा उसको आउटसोर्स कर देंगे। बड़ा परिवार है, 15-20 लीटर दूध की खपत डेली है, तो दादाजी ये गैया खरीद लेंगे, ग्वाले को भी रख लेंगे। गिन के 1.5-2 लीटर दूध पीना है नाक बंद करके आपको, तो क्या करेंगे, गैया पाल लेंगे, आउटसोर्स, मुन्ना के तबेले से दूध खरीद लाएंगे। ओके, समझ गए बच्चों? समझ गए सब लोग? कोई क्वेरी किसी की? चले आगे? पक्का? चलिए, साइंटिफिक डिसीजन। अगर आपको आउटपुट की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है और आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉयज को रखने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि सर वो कल को अपनी दुकान चालू कर देगा, यू शुड गिव टाइम वेजेस। व्हाट? टाइम वेजेस। इज दैट क्लियर? तो अगर आपकी घर में देखने वाले लोग हैं तो दिहाड़ी मजदूर रखिए, व्हाइट वॉश वाला। देखने वाले नहीं है, स्क्वायर फीट पे तय कर लीजिए, जितना काम करेगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो किस टाइप ऑफ बिजनेस में किस तरह का वेज सिस्टम रखा जाए? तो मैक्सिमम कंपनीज में जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, माना जाता है ये एफिशिएंसी उसी की है, तो बैक ऑफिस को वी पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कोई इंसेंटिव वगैरह उनका नहीं होता है। बट जो फील्ड वर्कर्स होते हैं, सेल्स के मार्केटिंग के लोग होते हैं, उनको जनरली हम इंसेंटिव देते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक डिसीजन चिल्ड्रन? पक्का? तो नेचर में और सिग्निफिकेंस में कंफ्यूज तो नहीं होंगे। नेचर मतलब
उनके बारे में आपको बताया जा रहा है कैसे थे अमिताभ बच्चन। सिग्निफिकेंस में आपको बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने जब से मूवी में काम करना स्टार्ट किया, फिल्म इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट क्या आया। अभी भी नहीं समझे? समझ गए? तो आपके पापा मम्मी आपकी बातें सुनेंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, ये नेचर है उनका। पापा मम्मी के हमेशा आपके साथ रहने से आपके ऊपर उनके संस्कारों से क्या इफेक्ट आया, ये सिग्निफिकेंस है। तो वन इज द नेचर एंड अदर इज इट्स कॉन्सिक्वेंस। ओके, डन दिस। चलिए, लाइफ बॉय, ये स्वच्छता पखवाड़ा वगैरह चलाते रहते हैं चिल्ड्रन। ये सारे के सारे बच्चे तौलिया लपेट के क्या स्विमिंग करने जा रहे हैं? नो। लाइफ बॉय ने 2002 में एक प्रोग्राम चलाया था हेल्थ और हाइजीन का, और आज भी दिखाते हैं। एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ लाइफ बॉय की। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया कि आप हाथ धोएं और कोविड को भगाएं। ये बोलना चाहते थे कि लाइफ बॉय साबुन से ही कोविड भागेगा, दूसरे से नहीं भागेगा। इनको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने हड़का दिया, ये तो भाई दुकान चौपट करवाओगे दूसरों की। बोलते थे किसी भी साबुन से हाथ धोते रहे 20 सेकंड तक तो कोविड से दूर रहेंगे। तो अगर आपका चांस लगे तो कोई देखिएगा 5-6 साल पुराना लाइफ बॉय का एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे, आपको नजर आएगा। ये पहले बोलते थे लाइफ बॉय से हाथ धोएं और कीटाणु को दूर रखें, कोविड में बोलने लग गए किसी भी साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोते रहे। तब भी वो एक नाचता रहता है बीच में, वो पता है कौन सा कीड़ा होता है? वही जो आपको बार बार मोबाइल देखने मजबूर करता है। अब देखें कुछ आया क्या, वो वही वाला कीड़ा होता है। समझ गए? तो जैसे मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशन लेता हूं तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया? नहीं समझे? आपको मैंने कुछ करियर एडवांसमेंट के लिए बता दिया, दैट इज ऑल्सो व्हाट? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एक बच्चे ने फोन कर दिया, सर वो हमारी दीदी है, उनका सर पीजी का टेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन का, एमकॉम का, तो पता लगा कुछ चीजें बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड ये सब पूछा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, चैनल लिंक मैंने शेयर कर दिया। कैसा दीदी कह रही बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा स्किप करके पढ़ लो, कम हो जाएगा अपने आप, बट आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। बच्चे कहेंगे सर यू शुड, इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ आई स्टार्ट चार्जिंग लाइक दिस इट विल बिकम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके स्कूलों में भी आपकी क्लास में अप टिल क्लास 8 चिल्ड्रन 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है एज पर RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये स्कूल की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे टैक्सेस थोड़े कम लेता है। समझ गए? नहीं समझे? आपकी मम्मी मेड सर्वेंट को, हाउस हेल्प वालों को आपके पुराने कपड़े भी देती होंगी, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट भाषा में इसको क्या बोलते हैं? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट चिल्ड्रन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टिफर। सुना है? नहीं सुना? टिस सुना है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, प्रैक्टिकली इलाज वहां फ्री होता है। तो सर पैसा कहां से दिया था डॉक्टर्स को? टाटा जो प्रॉफिट कमाता है उसमें से। सर अगली बार हमको बुखार चढ़े वहीं जाएंगे इलाज कराने, वहां बुखार और जुकाम का इलाज नहीं होता है। क्रिटिकल केसेस आते हैं जिनको भगवान से मिलना होता है सिर्फ वो, तो वो मिलन का पीरियड थोड़ा लंबा कर देते हैं वो लोग। ओके, मतलब खांसी हुई, सर ने बताया था फ्री है, चलो मुंबई चले, इलाज तो फ्री हो गया, 10,000 रुपए टिकट खर्च हो गई मुंबई की। समझ गए बच्चों? समझ गए भाई? एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इफेक्टिव, अगर मैंने साइकोलॉजी ना पढ़ी होती तो शायद मैं अच्छा टीचर ना होता, मैं स्टूडेंट की समस्याओं को समझ ही ना पाता। तो दोनों बच्चों, इंसान या चीजें, आप तभी अवॉइड कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड जब आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की। अगर आपके पास एक रेगुलर कस्टमर है तो उसको तो आप टाइम बिंग डिस्काउंट दे देंगे, बट अगर वो कस्टमर रेगुलर नहीं है, क्या आप उसको डिस्काउंट देंगे? नो। समझ में आ गया? अभी मैंने लास्ट संडे जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया फूड, लास्ट संडे भी ऑर्डर किया, कल भी ऑर्डर किया। तो मैंने सोचा कि ऑर्डर अलग अलग प्लेस करते हैं। पहला ऑर्डर प्लेस किया तो कुछ नहीं, दूसरा ऑर्डर प्लेस किया तो एक कूपन मिल गया, 40 रुपए बच गए 200 रुपए के ऑर्डर में। फिर वो ऑर्डर प्लेस किया, फिर उसमें एक 50 का कूपन मिल गया, तो 550 का ऑर्डर फिर 50 बच गया। तो यही अगर ऑर्डर एक ही साथ प्लेस करते तो क्या 2 कूपन मिलते हैं? नो। तो जोमेटो भी क्या देख रहा है? इट्स अ रेगुलर कस्टमर, तो इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। समझ गए सर? शादी में फूफा जी, और किसी को पूछो चाहे ना पूछो कि खाना डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, फूफा जी को जरूर पूछ लो।
समझ में आ गया? क्योंकि पूरी शादी की बर्बादी इन्हीं के हाथ में होती है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो बड़े यूनिक कैरेक्टर होते हैं फूफा जी। चले आगे। क्योंकि उनके अंदर मसाला कौन भरती रहती है? बुआ जी। फूफा जी क्या बोलते, तुम्हारे भाई घर में गए थे ऐसा हुआ था। बुआ जी करिए, बोलते कान के नीचे 2 लगा दूं सही हो जाएगा, खाना खाओ तो निकल रहा था वापस। चलिए, इट्स मैनेजरियल ग्रोथ। अगर आपने सबॉर्डिनेट बनते हुए कोई अच्छा ऑफिस का काम किया बच्चों, तो अब आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सपोज यू आर अ बैंक मैनेजर, आप छुट्टी पे गए, मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, आपने मेरे को जिम्मेदारी दे दी और मैंने 100 करोड़ का एक क्लाइंट लोन सैंक्शन का ले लिया। अचानक से नई ब्रांच खुलेगी तो आई बी प्रमोटेड एज अ मैनेजर। पता लगा क्लाइंट विजय माल्या थे, लोन लेके भाग गए, आई बी प्रमोटेड टू द जेल। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? चलो, पक्का? चलिए, चलेंगे बच्चों? समझ गए? समझ गए? चलिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आपने बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, तो मेनी अ टाइम्स आप काफी चीजें जो नहीं जानते हो मैनेजमेंट में, वो भी आप जानने लग जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, बहुत बड़ा चैप्टर था, बट आई होप सो कि मैंने ठीक से आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।